2010 में कर्नाटका में एक केस आया। उसका नाम था सेल्वी बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटका। कोर्ट ने फैसला किया पॉलीग्राफ नार्को टेस्ट व्यक्ति की सहमति के बिना नहीं किया जा सकता। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण फैसला था। जरा सोचिए, अगर देश का ताकतवर व्यक्ति जिसको हमने ताकत दी, भाई चाहे सरपंच है, पंच है, म्यूनिसिपल प्रेसिडेंट है, स्टेट का सीएम है, पीएम है, या कोई मंत्री परिषद में या मंत्री है, अगर उसके पास पावर है और वह उसका दुरुपयोग करता है, तो कौन रक्षा करेगा? तुम ज्यादा से ज्यादा डिमांड कर दोगे। जैसे कल आशुतोष ब्रह्मचारी के बारे में एक तर्क आया कि इसका नार्को करो। मैंने भी तर्क दिया और मैं जानता भी कि 2010 में सेल्वी बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटका में यह फैसला है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही के लिए प्रेरित नहीं किया जा सकता। यह संविधान की धारा 20 का तीसरा छंद है। मौलिक अधिकारों में आता है। और वह दिन एक बड़ा काला दिन था। काला दिन उनके लिए जो संत स्वभाव के हैं, जो दुष्ट स्वभाव के हैं, वो अपराध करके कब कहेंगे कि हाँ मेरा नार्को करवा लो। तुम जिसे कहते हो कि नार्को के लिए कोई व्यक्ति तैयार हो जाता है, तो वह पुलिस उनको 2-2 इंच उधेड़ देती है, फिर वो तैयार होते हैं। नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट, ब्रेन मैपिंग, यह व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन है। अन्न सभी खाते हैं, सभी के न्यूरॉन्स काम करते हैं। तो जरा सोचिएगा, जिनको हम शक्ति देते हैं, अगर वो एडिक्टेड हैं टॉर्चर करने के जनता को, उसका परिणाम क्या होगा? मैं व्यक्ति के मूल अधिकारों से वंचित नहीं करना चाहता व्यक्ति को, लेकिन मैं व्यक्ति को सत्य से भी वंचित नहीं करना चाहता। अगर कोई व्यक्ति अपराधी है और खुद से वो कहता नहीं कि मेरा पॉलीग्राफ, ब्रेन मैपिंग या नार्को करवा दो, फिर आपके पास इलाज का है और वह है बड़ी शक्तिशाली पोस्ट। यह जो लोग इतना कुछ करते हैं, यह मोहरे होते हैं, लेकिन इनके पीछे शक्ति तो कोई और होती है। मेरी बात को ध्यान से सुनना।
अगर आप एक गांव के सरपंच हो ना, और आपने किसी परिवार के 2 काम करवा दिए, तो वोट आप सदा सदा आपके लिए पक्की हो गई। वो सिर्फ 2 काम करवा दिया, पूरे परिवार की वोटिंग आपके लिए पक्की हो गई है। मैं कहना क्या चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया सिर माथे पे, लेकिन फैसला गलत। क्योंकि फिर आम व्यक्ति जिसने अपनी शक्ति सत्ताधारियों को दे दी, उसके लिए न्याय पाने का तरीका बताओगे। जिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह फैसला दिया, मैं उसी से पूछता हूं, बहुत से उपाय बता देगी सुप्रीम कोर्ट। फोरेंसिक प्रिंट, फोरेंसिक विज्ञान, डिजिटल डाटा, डीएनए वगैरह, गवाह और दस्तावेज, वित्तीय और तकनीकी जांच। अगर व्यक्ति के पास सब कुछ ना हो, फिर मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूं, और यह प्रश्न है। उदाहरण ये है कि आज अमेरिका का सर्वोपरि ट्रूडो, क्षमा करना, ट्रंप, ट्रंप सरेआम एप्स्टीन फाइल्स में हजारों बार उसका नाम आया। मुझसे पूछा है कि आप कहते हैं मैं उसको 1000 बार टांग दूंगा। प्रकृति का यही नियम है, करेगा सो भरेगा। क्राइम मस्ट बी पनिश्ड अकॉर्डिंग टू लॉ। क्राइम मस्ट बी पनिश्ड अकॉर्डिंग टू लॉ। रूल ऑफ लॉ मस्ट प्रिवेल। आप कहते हो कि न्याय सबको मिलना चाहिए, न्याय सबका मौलिक अधिकार है, लेकिन आपके कानून में मुझे खामियां नजर आती हैं। ट्रंप के ऊपर हजारों बार एप्स्टीन फाइल्स में नाम है, और मैंने कहा कि मैं 1000 बार टांग दूंगा, और लोगों ने मेरे से जवाब पूछा है, मैं जवाब देता हूं। लेकिन आप यहां उसको आप दंडित नहीं कर पाओगे, क्योंकि वह सबसे ज्यादा पावरफुल देश का मुखिया है। सब कुछ उसके बस में है। वह उग्र हो जाएगा, और ज्यादा उग्र हो जाएगा। वो कहेगा कोई बात नहीं, 15% नहीं तो 126%। तुम क्या करोगे उसका? तो फिर कचहरी तो परमात्मा की ही बचती है, और कोई नहीं बचता। What goes around comes around. What goes around comes around. तो वह तो बचती ही है, लेकिन मनुष्य ने जो संविधान बनाया, उसके भीतर ये खामियां क्यों, जबकि दूर हो सकती हैं? क्या लाड से पुचकार से अपराधी कह देगा हाँ मैंने कत्ल किया है? लाड प्यार से पढ़ाया तो जा सकता है, अपराधी से सच नहीं बुलवाया जा सकता। अपराधी की मनोवृत्ति अलग किस्म की होती है।
वह एडिक्टेड हो चुका है अपराध करने का। मैं सब क्यों बोल रहा हूं? विश्व में ईदी अमीन नाम का एक शैतान था। वह आदमियों का मांस खाता था। ईदी अमीन नाम का एक शैतान था जो आदमियों का मांस खाता था। 1925 में युगांडा में जन्मा और युगांडा में ही इसने राज्य किया। यह नरभक्षी था। इसके शासनकाल में लाखों लोग लापता हो गए। यह एक जैसे शेर को आदमी के खून की सुगंध आ जाती है, ऐसे ही ऐसे तानाशाहों को, ईदी अमीन जैसे युगांडा के तानाशाहों को आदमी का खून बहुत अच्छा लगता था, सुगंधित लगता था। और उसके शासनकाल में लाखों लोग गायब हो गए, पता ही नहीं चला कहां गए। लोगों को पता चल गया। 1979 में सैनिक कार्रवाई हुई और वो भाग गया। सऊदी अरेबिया ने उसे शरण दी और 2003 में उसकी मृत्यु हुई 78 साल की उम्र में। ये मैं सब क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज भारत में युगांडा में एक ईदी अमीन था, आज भारत में बहुत ईदी अमीन है। मेरी बात को सुनकर चौंकेगा नहीं। ईदी अमीन, लेकिन अब इनकी पहचान कैसे हो, रिकॉग्निशन कैसे हो? अगर मैं तुम्हें बताऊं कि यह व्यक्ति नरभक्षी है, तो क्या आप यकीन करोगे? एक व्यक्ति के कहने से क्या कोई यकीन करेगा? नहीं करे। मेरे जीने का ढंग कैसा भी शुद्ध क्यों ना हो, लेकिन एक मुझ के द्वारा कही गई बात तुम नहीं मानोगे, क्योंकि ऐसे लोग, युगांडा के ईदी अमीन के लोग, करोड़ों की तादाद में अपने अनुयायी बना लेते हैं अपनी लफ्ज़बाजी के द्वारा। और एक नहीं, बहुत बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में ईदी अमीन है आज। शायद मैं कम बोल गया, क्षमा कीजिएगा। शायद मैंने गिनती कम बोल दी। मुझे एक बात का जवाब देना शांति से। एमपी में लाखों लड़कियां रोज गायब हो जाती हैं। कहाँ जाती हैं? जमीन खा जाती है, आसमान निकल जाता है, उनकी लाश भी नहीं मिलती। और जिनका पता भी चल गया, एपिस्टीन कांड में लोगों को पता चल गया कि वहां दरिंदे जाते थे, छोटी छोटी बच्चियों से रेप करते थे, 5-7 साल की लड़कियों से।
उसके बाद उसको अच्छा खाना दाना देते थे, फिर उसको काटते थे, फिर उसके छोटे छोटे टुकड़े करके लेग पीस खाते थे, जैसे मुर्गे के खाते हो। इंसानियत के रखवालो, मातृभूमि को माता कहने वालों, ये बच्चियां कल की माताएं। इनको कौन खा गया? जमीन निकल गई, आसमान खा गया। ये कहाँ जाती हैं? एपिस्टेन कांड के बहुत से पन्ने गायब कर दिए गए और बहुत से बड़े सियासतदान जो इसमें इन्वॉल्व थे, अपने अपने देशों को कंगाल करके अपने नाम मिटवा लिए, लेकिन वो मिटे नहीं है। वो गलत फहमी में मत रहे। और मैं इस अकाउंट को बहुत देर से जानता हूं। मैंने आपसे एक शब्द बहुत बार बोला था, बर्बाद गुलस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी है। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलस्तां क्या। मैंने दूसरी बात भी कही थी कि बच्चे मत पैदा करो। भले ही लाख तुम्हें आरएस प्रमुख मोहन भागवत कहे कि 3 बच्चे पैदा करो, भले ही कल मैं धीरेन्द्र का एक शब्द सुन रहा था कि मैं खुद शादी कराऊंगा, 4 बच्चे पैदा करो। तुम करो, तुम आज करो, हम नहीं करेंगे, हमारे बजाय तुम करो। इनकी बातों में मत आना बच्चों। मैं बुझता हुआ दिया। आज हूं, कल फड़फड़ाऊंगा, चला जाऊंगा, लेकिन तुम मेरी बातों को याद रखना बच्चों। घोर कलयुग के संधि काल से तुम गुजरे। ऐसा भयानक वक्त कभी आया नहीं। ध्यान रखना, जब 2 कालों का, युगों का संधि क्षेत्र होता है, सबसे भयानक होता है। उस वक्त कालीमा भी अपनी परम सीमा पर होती है। आपने देखा, जब सूरज निकलना होता है तो उससे पहले गहन कालीमा छा जाती है। रात जितनी भी संगीन होगी, सुबह उतनी ही रंगीन होगी। गहन अंधकार छा जाता है और दूसरी तरफ बस सुबह होने को होती है। इसे कहते हैं संधि काल, कलयुग और सतयुग का। सतयुग का आगमन हो गया, लेकिन ध्यान रखना, कलयुग का भी घोर प्रभाव चल रहा है। रात भी घनी काली अंधेरी होगी, इसको भूल मत चलो। अच्छा, मुझे ये बताइए, छोटी छोटी बच्चों से, नाबालिग बच्चों से पॉस्को एक्ट में तुमने क्या प्रावधान रखा? सजाए मौत। ये तो पॉस्को का हो गया। फिर छोटी छोटी बच्चियों के अंगों को काटकर उनको खा जाना, ये कौन सा एक्ट हो गया? एक्ट ऑफ मर्डर।
उसकी क्या सजा होती है? सजाए मौत। तो कितने बार मारोगे? मैंने ऐसे ही नहीं कहा कि 1000 बार मारूंगा इसको, लेकिन यह व्यक्ति और तरफ से आपका ध्यान भटका देगा। आप भटक सकते हो, मैं नहीं। मैं चीजों को सदा याद रखता हूं। तुम भूलनहार हो, मैं भूलनहार नहीं। मेरे भीतर तो ऐसा सुपर सेंसिटिव कंप्यूटर है जो कभी भूलता ही नहीं, ना मिटाया जा सकता है। ये जो चीजें फैलाई जा रही हैं, नए नए उपद्रव खड़े कर रहे हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद के ऊपर यौन शोषण का अपराध, मैं ये नहीं कहता को अपराधी है। मैंने सिर्फ जो वीडियो बनाया वो इसकी ऑथेंटिसिटी के लिए बनाया कि यह वास्तव में स्वरूपानंद जी का उत्तराधिकारी है, बस। मेरी कल की वीडियो में और कुछ नहीं। यह अपराधी है, यह निरपराध है, यह काम है अदालतों का। मैंने कल के प्रवचन में साक्षित्व दिया था कि मैं वहां मौजूद था, कि यह शंकराचार्य है, बस इतना सा ही कहना था। और आप फिर सुन लीजिए, कल कौन किस मोड़ पे आके क्या अपराध करेगा मुझे नहीं पता। अपराधी है या नहीं है, ये काम अदालतों का है, न्याय प्रणाली का है। आओ वापस आ जाएं। कल किसी ने कहा आशुतोष ब्रह्मचारी के ऊपर 25-27 जो भी केस चलते हैं, तुम कहते हो जस्टिस डीलेड, जस्टिस डिनाइड। इसको डीलेड कौन कराता है? जब न्यायपालिकाएं खरीदी जाती। कल सीजीआई साहब गुस्सा तो बहुत हुआ। सूर्यकांति शर्मा, लेकिन सूर्यकांति शर्मा जी, मैं तुम्हें बता दूं, हम वो खिलाड़ी हैं जो आपके अचेतन मन के कोलेक्टिव अनकॉन्शियस में जाके सत्य को परख लेंगे। क्या आप सर्कस कर रहे हो कि सत्य बोल रहे हो? लांछन लगाने से अगर कोई अपराधी सिद्ध नहीं होता तो लांछन तो आपके ऊपर भी है। और कितने लांछन है? आपने उनका कोई जवाब नहीं दिया। मैं कहता हूं, जब भी हम किसी व्यक्ति को बड़े ओहदे पे बिठाते हैं, बड़े ओहदे का मतलब कि हमने अपनी शक्ति उसको दे दी, अपने हाथ काट के उसे दे दी। अब वो चाहे हमारा ही बुरा कर दे, सारी जनता की पावर। और देखिए, 51% जनता उसे पावर देगी, माना जाएगा 100%। यह भी तो विडंबना है। 49% लोगों ने उसे वोट नहीं दिया, माना जाएगा 100% ने वोट दे दिया। यहां थोड़ी सी अमेंडमेंट करूंगा मैं। आगे से जो सिंगल पार्टी, जब हमारी सरकार आएगी आएगी आएगी, आपके प्रश्नों का जवाब अलग से दूंगा, लेकिन प्रश्न तब कीजिएगा जब मैं ठहरूं। तो हम सांसदों की संख्या नहीं करेंगे, हम वोटिंग की परसेंटेज करेंगे। कौन सी पार्टी को 51%
वोट आई निरोल, और यह सब तय होगा वोटिंग से पहले, बाद में कोई गठजोड़ नहीं, वोटिंग से पहले तय होगा। जिस पार्टी को निरोल, निरोल समझते हो, एकल पार्टी 51% वोट होगी, वह मान्यता प्राप्त होगी और कोई छोड़ नहीं सकेगा। दल बदलुओं का कानून नहीं, कुछ नहीं होगा, कोई छोड़ ही नहीं सकेगा। जिसने छोड़ना है पहले ही छोड़ते हैं। हाँ, अगर कोई व्यक्ति गलत करता है राजा, तो उसकी शिकायत जनता के आगे कर सकता है। रिकॉल की व्यवस्था होगी। अगर 51% लोग कह दें कि नहीं, हमें ये राजा नहीं चाहिए, राइट टू रिकॉल, तो उस व्यक्ति को हर हाल में पिछवाड़े पे लगी हुई फेविकोल हटानी होगी और गद्दी छोड़नी होगी। ये कुछ सुधार है। मैं इसीलिए आपसे कहता हूं, अरे ठहरो भाई, मैं आपको जवाब देता हूं कि मुझे बहु संख्या में, हमारी पार्टी गोल्डन स्पैरो को बहु संख्या में आप वोटिंग कर, मैं नहीं होऊंगा, मैं नहीं होऊंगा, लेकिन मेरे पैरोकार होंगे। और ध्यान रखना, मेरे मापक यंत्र बड़े शुद्ध हैं। मैं उसी व्यक्ति को आपके सामने लेके आऊंगा जो भीतर से भी शुद्ध और बाहर से भी शुद्ध। अन्यथा मैं किसी व्यक्ति को आपके सामने कैंडिडेट के रूप में खड़ा ही नहीं करने दूंगा। मैं उसी व्यक्ति को आपके कैंडिडेट के उम्मीदवार के रूप में खड़ा करूंगा जो योग्य होगा, इंटेलिजेंसी होगी, हार्ड वर्कर होगा, ऑनेस्ट, और उसके माप के यंत्र मेरे पास हैं, तुम घबराओ मत। आओ फिर आ जाए वापस। कुछ कानूनी बदलाव करने होंगे। इसलिए हमारी संस्था को, पार्टी को 2/3 बहुमत चाहिए, कम से कम 75%, 77%, 77.5% राजीव गांधी को आ गए थे। अगर वो बेईमान होता, जो चाहे कानून बना देता, लेकिन बस योग्यता क्या होनी चाहिए? ईमानदारी। वही मैं मांगता हूं, और वह राजीव गांधी में थे। जिसके पूर्वजों को आप गाली निकालते हो, उनमें यह योग्यता थी। बिना अपराध किए जेलों में बंद होना। आप अपराध करके भी जेल नहीं जाना चाहते, ये फर्क है दोनों में। एक फांसी पर चढ़ने की इच्छा जताता है, वो कहता है माफी नहीं मांगूंगा। एक फांसी पर चढ़ना नहीं चाहता, हालांकि उसने अपराध किए हैं, 2 कत्ल किए हैं, 50 साल की उसे सजा हुई है, वह माफीनामा भेजता है। बस यही फर्क है भगत सिंह और सावरकर में। काश मैं फिर से पैदा हो, अगर ना होता तो ये बातें छुपी रह जाती। मुझे लोग कहते हैं आपके गांधी होने का प्रमाण चाहिए। मैं कहा है, गांधी के लिए मैंने कुछ आपसे मांगा हो तो आप प्रमाण मांगो। ना गांधी ने कुछ मांगा, ना मैं मांगता हूं, फिर प्रमाण का है। मुझे आप विजय वत्स ही समझो, गांधी तो मैं था,
इस बात से मैं इंकार नहीं करता, लेकिन गांधी के नाम पर मैं पुरस्कृत नहीं होना चाहता। जब गांधी ने सत्ता नहीं दी तो भला उसका ही दूसरा रूप अगर कपड़े बदल कर आ गया, तुम संस्कार नहीं देखते, संस्कार वही है। बस इतना फर्क, गांधी से एक कदम आगे हूं। मेरी तो जीने की तमन्ना भी मिट गई, जीवेषणा भी खत्म हो गई। ईदी अमीन ने युगांडा से एशियाई मूल के लोगों को निकाल दिया। 5 लाख के करीब लोग या तो मार दिए गए या उनका पता ही नहीं चला। बाद में पता चला कि यह व्यक्ति नरभक्षी है। कोई खाल ओढ़ ले शेर की, गीदड़, तो कोई क्या करे, इतनी पहचान आप में है नहीं। मैं कहना क्या चाहता हूं बताता हूं। मैं कहना ये चाहता हूं, ईदी अमीन युगांडा का तानाशाह था एक, वह नरभक्षी था। आज हजारों नरभक्षी हिंदुस्तान, और एपिस्टिन फाय मेरे देश के नौजवानों, तुम में ही उत्साह, सदा ही उत्साह जवानों में होता है। प्रेरणा देते हैं वृद्ध लोग, वयोवृद्ध लोग। हम आपको प्रेरणा दे सकते हैं और प्रेरणा दे रहे हैं। अब खोजो कौन है ईदी अमीन। तुम कहते हो कि हमारा साहब ट्रंप की हर बात को स्वीकार करता है, डरता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस से डरता है, राहुल गांधी से डरता है, संविधान से डरता है, उससे डरता है, उससे डरता है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, कहीं ऐसा तो नहीं वह डर किसी और चीज का ही हो। आज मैं इशारों में सब कुछ बता जाऊंगा। हाँ, अब बताओ तुम्हारा काम। ये कहते हैं कि आप शक्ति रखते हो, आप उसे मार क्यों नहीं देते? बहुत सुंदर सवाल है पुत्र। बिल्कुल मार सकता हूं, 4 मिनट में मार सकता हूं। लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं, तुम्हें क्या पता चलेगा कि मैंने अपराधी को मारा? और एक हो तो मार दूं। यहां तो कतारें, एक को मारेंगे दूसरा आ जाएगा। मैंने पहले कहा, हजारों, हर शाख पे उल्लू बैठे। इसलिए मैंने कहा बच्चे पैदा करने बंद कर। एक बार धीरेन्द्र शास्त्री से कहो, एक बार मोहन भागवत से कहो कि आप पैदा करो, कोई बात नहीं। आप 3 कहते हो, आप 300 पैदा करो, हमें कोई दिक्कत नहीं। और ये बताओ कि आपने पैदा क्यों नहीं किया? अगर इतना ही देश प्रेम था तो थोड़ा सा देश प्रेम में आप भी हिस्सा ले लेते। दूसरों के ही बच्चों को मरवाना चाहते हो, यही सीखा है तुमने? खैर, मैं फिर वहीं आ जाओ
कहीं नहीं जाने दूंगा आपको, और मैं भी कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं। ईदी अमीनों को खोजो, योजनाबद्ध तरीकों से सभी संस्थाएं खरीदने गईं। उन पन्नों को रिकवर करो, वो आज भी हैं जो एप्स्टीन कांड में बच्चों का मांस खाते हुए दिखाए जा रहे हैं। तुम कहोगे साहब तो शराब भी नहीं पीता। मैं कब कहता हूं शराब पीता? और मैं दलीलें नहीं दिया करता, मैं प्रमाण दिया करता हूं। मैं दलीलें नहीं दिया करता, मैं प्रमाण दिया करता हूं साहब। पूछो ट्रंप से कि ट्रंप किस बात के अंदर हिंदुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति को पीड़ित कर रहा है। कौन सा राज है वो जिससे हमारा प्रधान सेवक थर्राता है। तुमने सोचा तो बहुत पुत्र, मैं सोच रहा था शायद तुम उस मुकाम पर पहुंच जाओ, लेकिन काश तुम उस मुकाम पे पहुंच जाते। ध्यान रखना, मैं किसी व्यक्ति के ऊपर इल्जाम नहीं लगा रहा हूं। यह मेरा इल्जाम नहीं है, यह मेरी ताकीद है आपसे। और जब मैंने ये बात बोली नहीं थी, तब भी एक बात कही थी, लाख लाख व्यक्तियों के 500 झुंड बना लो, सिर्फ 5 करोड़ होंगे। और यहाँ की जनता है, जो जवान जवान हम गिनेंगे 100 करोड़, 1 अरब, 97-98 करोड़ समझ लो। वो जवान है ना, दे आर मैच्योर। 100 करोड़ में से 5 करोड़ लोगों को ले लो जो साक्षी, 1 लाख लोगों की 500 कतारें बना लो। फिर तुम्हें पता चल जाएगा कौन अपराधी है। अगर तुम पॉलीग्राफ, ब्रेन मैपिंग, नार्को, सेल्वी बनाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, स्टेट ऑफ कर्नाटका, उन्होंने क्या फैसला दिया? गलत फैसला दिया। तुम कहते हो कि एक निरपराध नहीं मरना चाहिए, 5 अपराधी चाहे बचे जाएं। मैं कहता हूं ना तो निरपराध मारा जाना चाहिए, ना अपराधी बचना चाहिए। तुम्हारी फिलॉसफी ये गलत है। और आज साइंस के ऐसे जमाने में अगर तुम सत्यों को और तथ्यों को खंगाल नहीं सकोगे, और ऐसी ऐसी चीजें हैं जो साइंटिस्टों ने खोज ली हैं लेकिन सार्वजनिक नहीं की, वो बस इससे काम ले रहे हैं। इस देश के मुखिया को बेच दिया, उस देश के मुखिया को बेच दिया, उससे लाखों करोड़ ले लिया, उससे हजारों करोड़ ले लिया। ये वो वैज्ञानिक हैं जो किसी भी तरह से इन नियमों को खोजे हुए हैं। तो मेरे देश की जनता मुझे ध्यान से सुने।
हमेशा जब जनता इकट्ठी होती है तो सत्य बाहर आता है। युगांडा में भी ऐसा ही हुआ था। जब देशों ने आक्रमण किया तो ईदी अमीन भागा, सऊदी अरेबिया ने उसे शरण दी। देखिए, अपराधी को शरण देना पड़ा। जैसे हमने आज बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री पनाह दे दी, गलत है। उसके देश में यह अभियुक्ता, यानी कि हम अभियुक्त को पनाह देते हैं। अगर तुम मानते हो कि यह निर्दोष है तो सिद्ध करो कि निर्दोष है। यहां बैठे वकालत करो। बांग्लादेश में न्याय ना हो, इंटरनेशनल अदालत के अंदर इसकी सुनवाई हो, वहां से जीते शेख हसीना और निरपराध होके बांग्लादेश में जाए। यहां क्या कर रही है? क्या यह हम दो मुल्कों को लड़ाना चाहती? मैं तुमसे कहने वाला हूं, आंख मूंद कर अगर तुमने यकीन कर लिया तो कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। लेकिन आंख खोलकर तथ्यों को पहचानना भी सीख लो। मैं तुम्हें सिखा रहा हूं। हमारे यहाँ एक चुटकुला है, रौनकी राम जी नाली में से कुछ ढूंढ रहे हैं और ऊपर से उसका दोस्त आ जाता है। रौनकी राम क्या ढूंढ रहा है? क्या गुम हो गया? कह तो गुम तो कुछ भी नहीं हुआ। तो दोस्त पूछने लगा, रौनकी राम फिर ढूंढ क्या रहा है? ढूंढ क्यों रहा है? अगर गुम कुछ नहीं हुआ तो रौनकी राम कहते कि ढूंढने का हर्ज क्या है? मैं कहता हूं, आंखें खोलने का हर्ज क्या है? जरा खोलो तो आंखें। थोड़ा सा ध्यान रखना बात को। मैं सदा जवान रहूं, इसके लिए छोटी बच्चियों का खून पिया जाता है। हंसो। और तुमने कहा कि तुम मार दो। मैं तो मार ही दूंगा, लेकिन तुम्हें क्या पता लगेगा कि यह दोषी है? भगवान कृष्ण ने 100 चांस दिए थे शिशुपाल को मारने से पहले, और कंस अपराधी है। उसके 7 भाई बहनों को मार दिया था दीवार पर पटका। यह कोई छुपी हुई बात नहीं थी। जेल के सब पहरे था, प्रत्येक व्यक्ति इसका साक्षी था कि बच्चे को जन्मते ही वो उठाता है और दीवार से पटक के मार देता है। साक्ष्य थे उसके पास। संत व्यक्ति कभी भी अपराध नहीं करता, कर नहीं सकता। उस तल पर पहुंचा हुआ व्यक्ति संसार का कोना कोना, जर्रा जर्रा उसके लिए मैं स्वरूप ही हो जाता है। सभी कुछ मैं। अपने आप को दंड क्यों देगा? कोई कारण है जो मैं बोल रहा हूं। मुझे मानते हो नहीं मानते हो, इस बात का कोई सवाल ही नहीं है आज। सत्य को मानोगे कि नहीं मानोगे, या झूठ को मानते चले जाओगे? सत्य को मानोगे, ठीक। तो फिर सत्य को खंगालोगे कि नहीं खंगालोगे? मानोगे तभी ना जब खंगालोगे। अरे खोजोगे तो पाओगे ना। अगर व्यक्ति सदा जवान रहने के लिए कुकृत्य करता है
फिर क्या देख रहे हो तुम? एपिस्टीन कांड में जितने भी लोग देखोगे, भरपूर जवानी से भरे हुए पाओगे। छोटी बच्चियों का खून पीना। तुम्हारा हृदय नहीं फड़फड़ा था? तुम भी माँ बाप होंगे। मैं क्यों कहता हूं बच्चों को न पैदा करो? क्यों? ये दरिंदे दरिंदे कहेंगे हमें दे दो, और ऐसे ऐसे नाम रखे हुए हैं इन्होंने। कत्ल गाहों के नाम इन्होंने तीर्थ रख लिए। जहां लोग मर जाते हैं भगदड़ से, वो तीर्थ मोक्ष हो गया। और जहां दूसरों को मारने की साजिशें चलती हैं, वो तीर्थ। मैं तुमसे कहता हूं, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी बुद्धि ने अभी काम ही ना किया? ऐसा ही। उठो, जागो, खोजो, और तुम पाओगे कि मैं ठीक बोल रहा हूं। न तो मेरा भेजा खराब, ना मुझे किसी से दुश्मनी है, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से प्यार। कबीरा खड़ा बजा, सबकी मांगे खैर। मैं पक्षपाती नहीं, मैं अभेद बुद्धि हूं और अभेद के तल पर बैठा हूं। जहां संभव होता है समत्व योग उचित, मैंने कल भी बोला था। जहां समता आ जाती है व्यक्ति के भीतर, वहां जाने से मैं वहां बैठा हूं और हजारों चक्कर रोज लगाता हूं। उस मैं खाने में बैठकर खूब रस पीता हूं, मदहोशी की शराब दिन भर रात में पिए ही चला जाता हूं। लेकिन क्या बाहर क्या हो रहा है मैं इसका ख्याल न करूं? क्या कृष्ण ने ख्याल नहीं किया? क्या भगवान राम ने ख्याल नहीं किया? क्या परशुराम ने ख्याल नहीं किया बाहर क्या हो रहा है? मुझे लोग कहते हैं ब्रह्म चर्चा करते करते आप अन्य चर्चा पे आ जाते हो। तो मैंने कहा अन्य चर्चा के बिना ब्रह्म चर्चा हो ही नहीं सकती। भाई पहले अन्य चर्चा करनी होगी, कैसे पेट भरा जाए, फिर उसके बाद ब्रह्म चर्चा की शुरुआत होगी। जहां अन्य चर्चा समाप्त होती है, वहां ब्रह्म चर्चा की शुरुआत होती है। तो मैं ना करूंगा अन्य चर्चा, तो और कौन करेगा? ये तो लुटेरे हैं। अन्य चर्चा वही कर पाएगा जो ब्रह्म तक पहुंच गया, और वही शुद्ध रूप से कर पाएगा। एक मजे की बात बता, प्रशांत भूषण के ऊपर कोई नाजायज केस हो गया कि तुमने कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया, ठीक? वो कहते मैंने नहीं किया। वो कहते तुमने किया, कहते मैंने नहीं किया। वो कहते चलो तुम ऐसा करो, अब किसी तरह इज्जत तो बचानी होती है। कहते तुम क्षमा मांग लो। अब प्रशांत भूषण तुम्हें पता ही है, ईमानदार व्यक्ति। वो कहते मैं क्षमा भी नहीं मांगूंगा। कहते चलो हमारे कहने से मांग लो, अब जान भी तो बचानी है। अरे ये तो इज्जत गई। तो प्रशांत भूषण कहते देखो, अगर मैं क्षमा मांगूंगा, वह दागदार क्षमा होगी, वह मेरी अंतसात्मा से नहीं आएगी, वह झूठी झूठी होगी, वह सच्ची सच्ची नहीं होगी।
इसलिए मैं झूठी क्षमा नहीं मांगना चाहता। वो कहते चलो झूठी का सच्ची तुम क्षमा मांग लो। वो कहते नहीं मांगूंगी। आखिर में क्या न्याय हुआ? ये न्याय है। प्रशांत भूषण पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील 1 रुपया जुर्माना लगा दिया कि दंड तो मिलेगा ही, जैसे कल सीजीआई दंड तो मिलेगा ही। ध्यान रखना, सब सर्कस है मेरे देशवासियों, सब सर्कस है। जिस व्यक्ति पर ओहदा संभालने से पहले इतना गुब्बार फूटा हो, वह किसी तरह अपनी कालमा धोकर ही जाएगा। अभी साल पड़ा है, ऐसा कुछ सर्कस करेगा तो ही कालिमा धुलेगी। दिखावा करेगा मात्र। मैंने पहले भी कहा था, है कोई माई का लाल जो कहे कि मैं कानून को निरस्त करता हूं, जो 2010 में बना और मैं ब्रेन मैपिंग, पॉलीग्राफ टेस्ट, नार्को टेस्ट की इजाजत देता हूं? है कोई माई का लाल? क्या तुम देश का कल्याण चाहते हो? क्या धरती माता से तुम्हें प्रेम है? नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। बस प्रणाम करना ही जानते हो कि चित्त को भी निर्मल करना जानते हो? ठीक कहा प्रशांत। वह माफी मेरे अंतर्मन से नहीं आएगी। वह नकली नकली माफी होगी, नहीं मांगूंगा। झूठी माफी मांगने का फायदा क्या? सावरकर जैसी माफी मांगने का फायदा क्या? गांधी ने कभी माफी नहीं मांगी। अब पता चलता है कि तुम जो कहते हो उससे विपरीत करते हो। बस समझ लो कि तुमने जो कह दिया कि मैं सबकी रक्षा करूंगा, तो इसका मतलब तुम मारोगे। अगर तुमने कह दिया कि मैं मारूंगा सबको, तो समझो तुम सबकी रक्षा करोगे। तुमने कहा बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, स्कूल बंद कर दिए और बेटियां जैसा बच रही हैं तुम देख रहे हो। तुम करते क्या हो? साहब थर्राते हैं। ट्रंप के पास कहते हैं इनकी नब्ज है। नब्ज क्या है? तुम खोजो ना भाई, मेरे मेरे ऊपर क्यों यकीन करते हो? मैं तो सदा ही कहता हूं, मैं जब आध्यात्मिक विषयों के ऊपर गहन चिंतन मनन करता हूं तो मैं कहता हूं देखो मेरा अनुभव है ये, और मेरे खाना खाने से मैं तृप्त होता हूं। तुम्हें खुद खाना पड़ेगा तृप्त होने के लिए। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी बैठ, मैं बपूरा बूढ़न डरा गयो किनारे बैठ। तुम मानो ना, बिल्कुल ना मानो, तुम खोजो, फिर जो पाओगे रिजल्ट अपनी नगन आंखों से, फिर तुम्हें मानना ही पड़ेगा भाई। फिर कौन मनवाएगा तुमसे डंडा लेके? फिर तो तुम मानोगे। तुम तो कहोगे हराम खोर, तू भेड़िया, तू भगवान बनने की कामना करता है। मैं पूछता हूं, लाखों लाख, 30 लाख लाखों लाखों फोटोज, हजारों की मात्रा में कॉन्वर्सेशन, उनमें क्या संस्कृत के गीता के श्लोक पढ़े गए या बाइबल के? क्यों छुपाए गए दुनिया से? अगर जनता ने तुम्हें चुन लिया, वो चाहे अमेरिका की जनता हो, चाहे भारत की जनता हो,
तो वह सब कुछ जानने का अधिकार रखती है। तुमने क्यों छुपाया? लेकिन तुम्हारे पास बहुत बढ़िया जवाब। इससे देश की सुरक्षा खतरे में पड़ेगी। बड़ा छोटी छोटी बच्चों का मांस खाया तुमने, लेग पीस खाए। इसका संबंध देश की सुरक्षा से कहां है बताओ? लेकिन तुम गलती में, सुनने वालों, इनकी सुरक्षा खतरे में हो जाएगी। ये क्यों भागते हैं चौथे दिन? इतनी जहाज यात्रा किसने की? वह जो माल खाते हैं मशरूम, वह भीतर गड़बड़ पैदा करता है। फिर यह द्रव्य कहीं निकालना तो होता ही। मुफ्त का जहाज है, मुफ्त का तेल है, चलो इजराइल चले, चलो रशिया चले, चलो चटाई बिछाने वाला विदेश मंत्री हमारे साथ है। मैं क्या कहना चाहता हूं? मैं आज मुखातिब हूं CJI और जनता से। बीच के सब अवरोधों को हटा दो, क्योंकि वो अपराधी, वो दूबे चोबे छोबे हटा दो इनको। कुछ न कुछ गड़बड़ है सब जगह। मैं ये बोलता हूं और तुम शांत हो। मैं इससे बहुत ज्यादा जानता हूं, अभी तो कुछ नहीं बोला, शुरुआत ही। व्यक्तिगत मसला, हत्या व्यक्तिगत मसला होता है क्या? मैं चैट जी से पूछ रहा था, कहते ये व्यक्तिगत मसला होता है। IPC की धारा 20 का तीसरा उच्छेद व्यक्तिगत अधिकार, मौलिक अधिकार है। मैंने कहा हत्या करना मौलिक अधिकार है और यह पता नहीं लगना चाहिए किसी को, तो उसके पास कोई जवाब नहीं था। हत्या करना मौलिक अधिकार नहीं है भाई। हत्या को छुपाना भी मौलिक अधिकार नहीं। अगर पॉलीग्राफ नार्को बैन मैपिंग के साथ उस हत्या को खोजा जा सकता है, उस करने वाले को खोजा जा सकता है, तो किसने यह निर्णय दिया था और क्यों दिया था? वो जीवित है? तो मेरी बात को सुन ले। हत्या करना मौलिक अधिकारों का हनन है क्या? हत्या को छिपाना मौलिक अधिकारों को के बीच में आता है क्या? व्यक्ति का मौलिक अधिकार है क्या हत्या करना और छिपाना? फिर तुमने इस कांड के अंदर गलत फैसला क्यों दिया? कुछ लिया दिया था क्या उस वक्त? उस वक्त तो मनमोहन सिंह की सरकार थी। 2004 से लेकर 10 वर्ष तक मनमोहन रहे। यह फैसला किसने सुनाया और क्यों सुनाया? गलत फैसला है, इसको बदलो। मौलिक अधिकार जिंदगी जीने के लिए होते हैं, हत्या के लिए मौलिक अधिकार नहीं हुआ करते। हाउ टू लिव बेटर लाइफ, ये है मौलिक अधिकार। मर्डर करना मौलिक अधिकार नहीं, छुपाना मौलिक अधिकार, वर्ण मर्डर करके छुपाना मौलिक अधिकार का हनन है। मेरे देश के निवासियों, 12 वर्ष हो गए
इस व्यक्ति को हमारे देश पर शासन करते हैं, ये क्यों भागता है रोज इजराइल? ऐसा क्या है जो छिपाने की चेष्टा करता? ऐसा क्या है? हमारे देश पर शासन ट्रंप कर रहा है या नरेंद्र मोदी? हमारे देश के लिए फैसले ट्रंप क्यों करता है? हमारे देश के लिए घोषणा ट्रंप क्यों करता है? ट्रंप साहब, तुम अपने देश के लिए घोषणा करो, 126 छोड़ के 1026 लगा दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम छोटी छोटी बच्चियों से रेप करके उनका लेग पीस नहीं खाना चाहते। हम तो दूध पीने वाले व्यक्ति हैं, और यहाँ की गायें प्रचुर मात्रा में हमें दूध देती हैं। तुम्हारे वहां से मंगाने की कोई आवश्यकता नहीं। हम सब छोड़ सकते हैं। और देखो तुम्हारे सामने जिंदा सबूत पड़े, 14 वर्ष से मैंने कोई अन्न फन फल फ्रूट कुछ नहीं खाया। जिंदा हूं, और जिंदा भी ऐसी ढंग से जिंदा हूं कि तुम सबके गले घोट रहा हूं। देखो, तुम सबके किए हुए पाप मैं उगाड़ रहा हूं। तुमने मजाक बना रखा है, कानून का मजाक बना दिया, जिंदगी का मजाक बना दिया, छोटे छोटे बच्चों को गुमराह कर दिया, जहर भरते, सारी उम्र से जहर को लिए लिए वो जिंदगी को जीना ही भूल गए हैं बेचारे। उन्हें पता ही नहीं कि शांति और प्रेम का रस भी भीतर होता है। तुम्हारी आरएसएस की शाखाओं में सिखाई गई नफरत की बातें उनको जीने का ढंग भुला गई। जीना प्रेम के क्षणों में होता है, जीना आनंद के क्षणों में होता है, नफरत के क्षणों में कोई जीना होता है? क्रोध के क्षणों में कोई जीना होता है? वो तो आग है। प्रेम की शीतल हवाएं, वो होता है जीना। प्रेम की ठंडी छांव, उसके तले बैठने का मन होता है। तुम क्या सिखा रहे हो बच्चों को? मैं क्यों कहता हूं मत भेजो आरएसएस की शाखा। और मैं पहले भी कहा, जिस दिन तुमने सत्ता मेरे हाथ में दे दिया, सत्ता सिर्फ 3 महीने के लिए लूंगा मैं। सत्ता मतलब मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं बनूंगा, प्राइम मिनिस्टर का मार्गदर्शक बनूंगा। मेरे पास कोई पावर नहीं होगी, मेरे पास मार्गदर्शन होगा। जो पावर पर लोगों को मैं बैठाऊंगा वो वहां ईमानदार लोग। आप मेरी वीडियो को देखो, मैंने कहा ईमानदार लोगों की जरूरत है, इंटेलिजेंट लोगों की जरूरत है, ऑनेस्ट लोगों की जरूरत है, और बहुत से लोग आ रहे हैं। सत्रह, एक और बढ़ गया, 18 लोग जो देश पर शासन कर रहे हैं, किसी न किसी ढंग से मेरे साथ वार्तालाप में। क्या आप हमें बख्श दोगे? मैंने कहा बताओ तो अपराध क्या किया। अगर अपराधी ही ऐसे किए तो फिर मैं अकेला तो हूं नहीं भाई, जिसके साथ किए उससे पूछेंगे, पूछेंगे उनसे। अगर हिरेन्य पांडा की बात है तो पूछेंगे, उनके कोई उत्तराधिकारी तो होंगे ही भाई। अगर तुलसी प्रजापति की बात है तो पूछेंगे। क्या तमाशा बना रखा है इस देश का? विश्व गुरु, विश्व गुरु, विश्व गुरु, विश्व गुरु।
तुम इतिहास की आग पर अपनी सत्ता की रोटियां सेक रहे हो, और ऐसे ऐसे कांड करने के लिए हमने तुम्हें गद्दी दी थी। ये डर है भाई, तुमने गलत मैपिंग कर लिया, तुम्हारा मेजरमेंट इज रॉन्ग। मेजरमेंट ये है, खोजो, मेरी बात को मानो मत। मैंने अपना अनुभव बताया, और मैंने अपनी, मेरा भी अपना एक डिपार्टमेंट है, अज्ञात डिपार्टमेंट। उसने जैसे ही मुझे खबर दी, काफी देर पहले की खबर है मेरे पास, एपिस्टन कांड कोई आज का नहीं। व्यक्ति जवान रहता है, तुम इतने स्वार्थी हो गए। क्या विश्व गुरु यही कुछ किया करता था? तुम इतने स्वार्थी हो गए। दूसरे का भला मांगने वाले, हे ईश सब सुखी हो, कोई ना हो दुख, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखें सन्मार्ग के पथिक हों, दुखिया ना कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। प्राणधारी, तुम तो जीव जंतुओं का सुख मांगने वाले आज इन कामों पे आ गए। मैं अमेरिका की जनता से भी आग्रह करूंगा, तुम उठो। उस दिन तुम ट्रंप के घर के सामने खड़े हो गए, तुमने उसको कॉलर पकड़ के बाहर क्यों नहीं खींचा? अपराधी को दंड मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? सिर्फ मुजाहरा करने से वो दोष मुक्त हो गया? नहीं, तुमने उसकी कॉलर पकड़नी थी, उसकी टाई पकड़नी थी, बाहर लेके आते। चल, जिस कोर्टों को ये थर्रा रहा है, 126% कर दूंगा, इसकी मोक निकल जाती है। अरे अपराधी, अपराधी ऐसे बोले, यह सजा याफ्ता, सजा याफ्ता, इसको दंड मिलना चाहिए। मैंने बिल्कुल ठीक बोला। 1000 बार खून पिया इसने, 1000 बार लेग पीस खाए, और सिर्फ ट्रंप नहीं खाए। तुम खोजो किस किस ने खाए। सीजीआई साहब में कुछ लोगों की पॉलीग्राफ, ब्रेन मैपिंग, नार्को की पुकार करो। मेरे लोग आएंगे आपके दरबार में, कृपा कीजिएगा। अगर किसी ने ये फैसला सुनाया है तो 10 से पहले तो ये फैसला नहीं था। आज तुम कैंसिल भी कर सकते, हम पिटीशन हम लगाएंगे, तुम उसे कैंसिल कर दो कि पुराना नियम बहाल। नार्को भी होगी, पॉलीग्राफ भी होगा, ब्रेन मैपिंग भी होगी। दोषी सिद्ध होना चाहिए, दोषी, मैं कहता हूं बिल्कुल निर्दोष बचना चाहिए। चाहे कहते हैं कुछ दोषी सजा से मुक्त हो जाए, लेकिन निर्दोष नहीं फंसना चाहिए। मैं इस बात से मुनकर, निर्दोष बचना चाहिए, यह बिल्कुल ठीक है, और दोषी को सजा मिलनी चाहिए, यह है न्याय। दोषी को क्यों नहीं सजा मिलनी चाहिए? दोषी क्यों बचे जाएं चार? एक निर्दोष नहीं मरना चाहिए, दोषी चाहे 4 बच जाएं, क्यों? तुम्हारे पास न्याय की शक्ति नहीं है क्या? तुम इतने नपुंसक हो गए हो क्या? नहीं नहीं, मैं कहता हूं निर्दोष को भी दंड नहीं मिलना चाहिए, और दोषी को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए।
यह है न्याय। तो हम आपके पास भेजेंगे ईमानदार लोगों को, ईमानदार लोगों की कोई कमी नहीं। यही तो भारत भूमि की, भारत माता की विशेषता है। यहाँ ईमानदार लोग कभी खत्म नहीं होते, किसी न किसी कोने में पलते रहते हैं भगवान कृष्ण की तरह, और कंस को पता भी नहीं। और आप कृपा करके, अगर आप, अब आखिरी बात मेरी सुन लीजिए, प्रभु अगर आपने नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग की इजाजत नहीं दी तो हम समझेंगे कि आप अपने गुनाहों से भी डरते हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, पितु मात स्वामी सखा हमारे, पितु मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। धन्यवाद।